इसमें हम लिखे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैं थोड़ा सा डेफिनेशन यहाँ बताना चाहता था कि इनैंशियोमर क्या होते हैं और इसके अंदर में किस तरीके से पता करें कि कौन सा फॉर्म है यहाँ पे और उसमें कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके का होगा। कॉन्फ़िगरेशन दैट इज आर एस कॉन्फ़िगरेशन या फिर डी एल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करना चाहते हैं। या कोई दो कंपाउंड दिया है और उनके बीच में रिलेशनशिप निकालना है हमें कि क्या रिलेशनशिप है, तो उसको किस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशनल नोमेनक्लेचर यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम आर एस यूज करके उसमें पता कर सकते हैं कि ये इनैंशियोमर है या डायस्टियोमर है, किस तरीके से वो चीजें पता करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम इस क्लास में चर्चा करना चाहते थे। सबसे पहले हम थोड़ा डेफिनेशन लिख लेंगे, इनैंशियोमर होता क्या है, वहां से शुरुआत होगी। Enantiomer basically the non-superimposable mirror image stereoisomer are called enantiomer. Now, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, स्टीरियो आइसोमर हो गए, उनको इनैंशियोमर कहा जाएगा। ये जो नॉन सुपर इम्पोजेबल फॉर्म है, जो दो फॉर्म है, इनको नाम दे दिया जाता है अलग अलग। सो वी कैन राइट non the non superimposable orientation are non-identical orientation. Non-superimposable orientation are non-identical orientation, so are called isomers. They are of two types. पहला कहलाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और शॉर्ट फॉर्म में इसे डी फॉर्म भी कहते हैं और प्लस भी कहते हैं। दूसरा फॉर्म है लेवोरोटेटरी, जिसे एल शॉर्ट फॉर्म में एल कहते हैं, और माइनस बता रहे। अच्छा, ये प्लस और माइनस क्या बता रहा है यहाँ पे? तो प्लस और माइनस बता रहा है कि अगर इसको एक एक्सपेरिमेंट में हम प्लेन पोलराइज लाइट से पास करें तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और लेवोरोटेटरी है अगर हमारा कंपाउंड तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये जो एक्सपेरिमेंट करा रहे होते हैं प्लेन पोलराइज लाइट के साथ, ये एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसको पोलैरिमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं। पोलैरिमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट आप देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। पोलैरिमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट में अगर क्लॉकवाइज घुमाए प्लेन पोलराइज लाइट को तो डेक्स्ट्रो, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो लेवो। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि प्लस का मतलब यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और यहाँ आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अगर प्लेन पोलराइज लाइट का होगा तो उस केस में लेवो रोटेट। नाउ, दो तीन चीजें इनैंशियोमर के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि पहला पॉइंट एक एक करके लिखूंगा और समझाता चला जाऊंगा मैं। इनैंशियोमर्स आर मिरर इमेज, stereoisomers, but stereoisomers and
आर आइसोलेबल, अलग अलग कर सकते हैं इसको, आइसोलेट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, they have same molecular formula, structural formula, same molecular formula है, structural formula है, but different orientation in space, but different orientation but different orientation in space होगा। Then we can write every enantiomer is optically active, ये तो बात हो गई थी हमारी। Each enantiomer will be optically active, the two enantiomer can rotate plane polarized light with equal magnitude and opposite sign। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर एक डेक्स्ट्रो फॉर्म मान लीजिए क्लॉकवाइज में +x डिग्री रोटेट करा रहा है, तो लेवो फॉर्म को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कराना पड़ेगा -x डिग्री। मैग्नीट्यूड सेम है रोटेशन का, बस एक क्लॉकवाइज है तो प्लस, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस, इतना अंतर होता है अपोजिट डायरेक्शन। और अपोजिट साइन लिखना चाहिए, सर साइन और डायरेक्शन। सर इसको डिटरमाइन करने का कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लिवो रोटेटरी है, कोई मेथड होता है? एक्सपेरिमेंटल मेथड है, पोलैरिमीटर ट्यूब में डाल दो, क्लॉकवाइज आएगा तो डेक्स्ट्रो हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा तो लेवो हो जाएगा। आपका पाउंड को देख के Yes, कभी sir. नहीं बता सकते, हमेशा एक्सपेरिमेंट करके ही पता करना पड़ेगा डेक्स्ट्रो है कि लेवो है। इसको Okay, पता sir. करने का सिर्फ यही इकलौता तरीका होता है, एक्सपेरिमेंट में। हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन Okay, sir. निकालते हैं, जैसे RS कॉन्फ़िगरेशन है, वो हम लोग अपने समझ के लिए निकालते हैं। उस RS कॉन्फ़िगरेशन का या कैपिटल D कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्टिकल रोटेशन के साथ कोई लेना देना नहीं। तो ऑप्टिकल रोटेशन हमेशा एक्सपेरिमेंटली दिखाया जाएगा, और हम लोग जो मॉलिक्यूल को देख के बताते हैं कि अच्छा ये R है या S है, ये जो भी है, वो हम लोग समझने के लिए बताते हैं कि अच्छा इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। हम ये नहीं कह सकते कि R का मतलब क्लॉकवाइज या L का मतलब S का मतलब एंटी, वो नहीं कह सकते हम। Yes, sir. रोटेशन हमेशा एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे, ये चीज का ध्यान रखें। तो डेक्स्ट्रो है कि लेवो है, या तो क्वेश्चन में दे रखा हो, हम नहीं बता सकते किसी मॉलिक्यूल को देख के। Okay, sir. नाउ अनलेस हमें रटा हुआ हो, अगर याद है हमें तो बात अलग है, अदरवाइज नहीं पता। अच्छा, सो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, अपोजिट साइन होगा, यहाँ तक हो गया हमारा। अच्छा, प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम, तो इनैंशियोमर्स में लग सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे अलग होती है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट के साथ इनका बिहेवियर अलग अलग होता है। ऑब्वियसली एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। बाकी अगर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वाटर सॉल्युबिलिटी एंड बाकी अदर फैक्टर्स अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी में हो गया, और हाँ सॉल्युबिलिटी इन अदर सॉल्वेंट ये देख लें, तो इन सब में हमें ये देखने को मिलता है कि ये सारी की सारी वैल्यू सेम आती है।
इनएंशियोमर्स पेयर में ये सारी वैल्यूज सेम आएंगी, सिर्फ प्लेन पोलराइज लाइट के साथ इनका इंटरेक्शन अलग अलग होगा। तो इनको सेपरेट करना है अगर, तो आप इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कोई मेथड यूज करके सेपरेट नहीं कर सकते। तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर लिया जाए, वो नहीं हो सकता। तो इसको सेपरेट करने का इनएंशियोमर के पास, जैसे आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें D 50% है, L 50%, तो इस मिक्सचर में अगर मैं D अलग करना चाहता हूँ, L अलग करना चाहता हूँ, तो ये सीधे सीधे सेपरेट नहीं हो सकता। इसको सेपरेट करने के लिए एक मेथड होता है जिसको कहते हैं ऑप्टिकल रेजोल्यूशन। तो इसको पहले हम रिएक्ट करा के दूसरे डाइस्टीरियोमर में कन्वर्ट कराते हैं और फिर उसको सेपरेट करते हैं, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आप इतना समझें कि फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी लगभग सारी की सारी सेम है। सो वी कैन राइट दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी except the sign of optical rotation. Except the sign of optical rotation. Next point. These are the isomers which have maximum resemblance with each other. Maximum resemblance to each other. And they can be distinguished only by polarity. They can be distinguished only by polarimeter, मतलब polarimeter से ही आप इसको अलग अलग देख सकते हैं। Now, जो नॉन सुपर सर इम्पोजिबिलिटी जो है, लाइट का डेविएशन आता है वो, हेलो सर, सर इसमें जो लाइट का डेविएशन हमें दिखता है तो वो लाइट का बेंडिंग दिखता है वो बहुत ही हमें छोटा रहेगा ना, मतलब हमें आंखों से नहीं 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 दिखेगा नहीं, ना वो। पोलैरिमीटर ट्यूब में अच्छा खासा रोटेशन दिखाई देता है डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूल। सब मॉलिक्यूल का एक ही जैसा थोड़ी होगा, अलग अलग मॉलिक्यूल का अलग अलग होगा। यस। आगे बताऊंगा मैं किस चीजों पे डिपेंड करता है, चिंता मत करो, ये पढ़ना ही है आप लोगों को, वही तो पढ़ना है। कितना रोटेशन होगा, लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे कैसे, सब पढ़ना है। फिलहाल तो इस पे ध्यान दें। सो नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑफ इनेंशियोमर। सो नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑफ इनेंशियोमर जो है वो जो है वो एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है जो हमने पढ़ रखा है, जो कि था द डिसिमेट्रिक molecule are always non-superimposable each other are called the dissymmetric molecule are always non-superimposable to each other, non-superimposable to
their mirror image. Not superimposable to their mirror image orientation. The symmetric molecules are always non-superimposable to their mirror image orientation. फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ इनैंशियोमर्स के फॉर्म में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और क्या वो सेम होती है डिफरेंट होती है। तो पहला हम देख सकते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट सेम आएगा। सेकेंड है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी सेम आता है। थर्ड है मेल्टिंग पॉइंट। सेम। फोर्थ सॉल्युबिलिटी। एंड फिफ्थ हो जाएगा स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन जो हम पोलैरिमीटर ट्यूब में देखते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक रोटेशन को इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगा के और अल्फा लिख के दिखाया जाता है। स्पेसिफिक रोटेशन का सिंबल है। तो अल्फा की वैल्यू आएगी डिफरेंट, जिसमें मैग्नीट्यूड इज सेम होगा। मैग्नीट्यूड इज सेम बट द डायरेक्शन आर डिफरेंट या साइंस आर डिफरेंट। तो बाकी देखें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी सारी चीजें सेम होंगी इनैंशियोमर्स पे। इसके आगे थोड़ा सा लिख लेते हैं डाइस्टीरियोमर क्या होता है। तो डाइस्टीरियोमर्स write down the optical isomer which are neither mirror image nor superimposable to each other are called optical diastereomer. So, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि ना तो मिरर इमेज है और ना ही सुपर इम्पोजेबल हो एक दूसरे पे, इनको कहते हैं डाइस्टीरियोमर। तो बेसिक डेफिनेशन ये है डाइस्टीरियोमर का कि नॉन मिरर इमेज होनी चाहिए। अच्छा, नॉन मिरर इमेज होनी चाहिए और साथ ही नॉन सुपर इम्पोजेबल। इनैंशियोमर का डेफिनेशन देखो, तो मिरर इमेज है जो नॉन सुपर इम्पोज हो रहे हैं। यहाँ पे ना तो मिरर इमेज है ना तो सुपर इम्पोज हो रहे हैं। तो ऐसे आइसोमर्स को, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स को कहा जाता है डाइस्टीरियोमर्स। अब डाइस्टीरियोमर्स अगर हमें देखना है तो ऐसे सुपर इम्पोजेबल वाला कंडीशन तो समझ में आता ही है। मैंने बताया था एक के ऊपर एक अगर लगा दें और बिल्कुल आइडेंटिकल आ जाए तो उसे कहेंगे सुपर इम्पोजेबल। अगर नहीं होता ऐसा तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल। मिरर इमेज देखना हमने सीख ही लिया था कि मिरर के जो करीब है वो मिरर इमेज में भी करीब होगा, मिरर के जो दूर है वो उसके मिरर इमेज में भी दूर होगा। जो राइट में लगा है वो राइट में ही लगा होना चाहिए, जो लेफ्ट में लगा है वो लेफ्ट में लगा होना चाहिए मिरर इमेज के अंदर। सो अगर हम डाइस्टीरियोमर्स लिखें और उनकी प्रॉपर्टीज देखें,
इस दोनों फॉर्म को देखिए ध्यान से, इसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करेंगे आप तो ऊपर वाला क्लोरीन जो है वो नीचे वाले, ऊपर वाला जो क्लोरीन है ये इसके साथ एक के ऊपर एक रख दो इसको, बट ये वाला जो क्लोरीन है नीचे, ये क्लोरीन के सामने H आ जाता है, तो इस वजह से ये सुपर इम्पोजेबल नहीं दिखाई देता है। तो प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम, पहला प्रॉपर्टी है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट इन डाइस्टीरियोमर्स में देखने को मिलता है डिफरेंट। सेकेंड, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट है। थर्ड है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होगा। फोर्थ, solubility एंड डेंसिटी। ये भी अलग अलग आएगा। फिफ्थ है स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा भी यहाँ पे अलग अलग आ जाएगा। मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है, साइन भी अलग हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो अलग होगा ही। स्पेसिफिक रोटेशन इज आल्सो डिफरेंट। सो यहाँ से एक पॉइंट जो समझी जा सकती है बहुत आसानी से, कि डाइस्टीरियोमर्स को हम लोग बहुत आसानी से सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ऑप्टिकल डाइस्टीरियोमर्स have different physical properties. So these can be separated by normal physical methods of separation, जैसे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ये सारे मेथड यूज किए जा सकते हैं क्योंकि इनकी सारी प्रॉपर्टीज ही अलग है। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर अलग अलग होगा तो वहां फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। अगर मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन यूज किया जा सकता है सेपरेट करने के लिए। अगर सॉलिबिलिटी अलग अलग होगा तो क्रोमेटोग्राफी यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि प्रॉपर्टीज अलग अलग है फिजिकल, तो यहाँ पे इनको सेपरेट किया जाना बड़ा आसान है, नॉर्मल फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। डाइस्टीरियोमर्स की बात करें, अच्छा एक अगर मैं असर्शन रीजन के हिसाब से क्वेश्चन, इफ वी हैव अ असर्शन, आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। असर्शन है all diastereomers have different polarity, have different polarity। हम बात कर रहे हैं both optical and geometrical। all diastereomers have different polarity, both optical and geometrical polarities। optical isomer और geometrical diastereomer में क्या डिफरेंट पोलैरिटी होगी, बताना है ट्रू है ये स्टेटमेंट या फॉल्स। सर फॉल्स। व्हाट डू यू मीन बाय पोलैरिटी, पहले तो ये समझना है।
पोलैरिटी से मेरा मतलब है यहाँ पे, बताओ क्या होगा? सर प्लेन पोलराइज राइट नहीं, तो पोलैरिटी का clockwise मतलब हम rotate यहाँ होगा। बात कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट, बिकॉज पोलैरिटी डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के बाद निकाला जाता है। तो अ मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर डिपेंड ऑन द डाइपोल मोमेंट। तो पोलैरिटीज की बात कर रहे हैं डाइ मोमेंट की। तो डाइपोल मोमेंट ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल डायस्टेरियोमर में हमेशा अलग अलग ही आते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पोलैरिटी मींस डाइपोल मोमेंट, ये पता होना चाहिए हमें। देन एक और असर्शन अगर इस तरीके से लिखें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स are always distereomers। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑलवेज distereomers। सर ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, बिकॉज अगर कोई भी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना के देख लें, CH3 C डबल बॉन्ड H, इन दो फॉर्म में देखो, दे आर डायस्टेरियोमर सिस ट्रांस आइसोमर। तो क्या रिलेशनशिप है? अगर हम रिलेशनशिप देखें तो दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, और ना ही ये मिरर इमेज दिखाई दे रहा है। नॉन नॉन सुपर इम्पोजेबल, मिरर। नॉन मिरर इमेज मतलब डायस्टेरियोमर। बट दिस इज नॉट ऑप्टिकल डायस्टेरियोमर, ये है ज्योमेट्रिकल डायस्टेरियोमर, बट डायस्टेरियोमर तो है। सो वी कैन राइट दीस टू आर हियर ज्योमेट्रिकल डायस्टेरियोमर। तो डेफिनेशन में आ गया ये नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर, इसका मतलब डायस्टेरियोमर। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये प्लैनर मॉलिक्यूल है। प्लैनर मॉलिक्यूल में पीओएस हमेशा आ जाता है, तो पीओएस आ गया यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट भी कर रहा होता तो उसको कहते हैं हम ऑप्टिकल डायस्टेरियोमर। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर रहा तो ये ज्योमेट्रिकल डायस्टेरियोमर हो जाएगा। तो जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमने पढ़े हैं वो हमेशा ही डायस्टेरियोमर है, उनको ज्योमेट्रिकल डायस्टेरियोमर भी कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हमने सीख लिया। ना इसके आगे हम थोड़ा सा लिखेंगे मेसो कंपाउंड क्या होते हैं। मेसो कंपाउंड बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये मेसो कंपाउंड का। सो होता क्या है कि अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन मौजूद हो तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन एक से ज्यादा कायरल कार्बन होने के बावजूद अगर कहीं से पीओएस या सीओएस पास हो गया इस मॉलिक्यूल में, तो कंपाउंड को तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली कंडीशन तो पीओएस एंड सीओएस का एब्सेंट होना है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। तो कायरल कार्बन होने के बावजूद अगर पीओएस प्रेजेंट हो जाए तो ऐसे कंपाउंड को मेसो कंपाउंड कहा जाए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट द optical stereoisomer optical stereoisomers which have more than one asymmetric or chiral carbon atoms but have a plane of symmetry or center of symmetry is called
मेसो। अब मेसो कंपाउंड में खास बात ये है क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है तो इस वजह से ये कायरल नहीं रहेगा, तो ये मॉलिक्यूल अकायरल हो जाएगा। सो वी कैन राइट दे आर अकायरल। और अकायरल है इसका मतलब इसका खुद का स्पेसिफिक रोटेशन 0 डिग्री हो जाएगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये बेंड नहीं कर सकता है बिकॉज ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। देन अल्फा 0 क्यों है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं दैट दे हैव alpha equal to 0 degree due to internal compensation of optical rotation. They have alpha equal to 0 due to internal compensation of optical rotation. यानी मॉलिक्यूल के अंदर ही सब इस तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे कि नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 होगा। तो होता क्या है कि आधा हिस्सा जो मॉलिक्यूल है मेसो कंपाउंड, उसका आधा हिस्सा तो क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करता है और आधा हिस्सा एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करता है। तो ये आपस में नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 प्रोड्यूस करते हैं, आधा क्लॉक आधा एंटी क्लॉक। तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन यहाँ 0 डिग्री प्रोड्यूस हो जाता है इन अ मेसो कंपाउंड। तो क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है, इसको इंटरनल कंपनसेशन कह रहे हैं, इंटरनल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। अगर ऐसा हो, मान लो 50% डी फॉर्म हो 50% एल फॉर्म हो, तो 50% डी फॉर्म क्लॉकवाइज घुमाएगा, 50% एल फॉर्म एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन कितना आएगा यहाँ पे, तो आधा क्लॉकवाइज घुमा रहा है, कोशिश कर रहा है, आधा एंटी क्लॉकवाइज। तो प्लेन पोलराइज्ड है, जब तक बाहर निकलेगा तो आपको देखने को मिलता है कि नेट ऑप्टिकल रोटेशन यहाँ पे 0 डिग्री आ जाता है। तो ऐसा एक जो मिक्सचर है जहां 50% डी और 50% एल फॉर्म हो और जिसकी वजह से नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 डिग्री हो जाए, इसको कहते हैं रैसमिक मिक्सचर। और इस रैसमिक मिक्सचर में क्या हो रहा है कि आधे तो बाहर से ही क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, आधे बाहर से एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन अल्फा तो 0 हो गया, बट इसको कहते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ लाइट। पॉइंट समझो, विद इन द मॉलिक्यूल अगर हो गया जैसे मेसो में हो रहा है, तो इंटरनल कंपनसेशन कहेंगे ऑप्टिकल रोटेशन। अगर आधे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, आधे एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 होगा, इसको कहेंगे एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। और ये जो मिक्सचर होता है जिसके अंदर में आधे 50% डी फॉर्म और 50% एल फॉर्म होता है, ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है रैसमिक मिक्सचर। ये टर्म्स देखो, आप देखते रहेंगे, याद सुनते रहेंगे आप तो इसको समझते चले। ऐसे मिक्सचर को कहते हैं रैसमिक मिक्सचर। तो ये हो गया अल्फा इक्वल टू 0 ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। सर तो इंटरनल कंपनसेशन में रोटेशन 0 क्यों होता है जब एक्सटर्नल में आधे उल्टा और आधे सीधा घुमाने की कोशिश कर रहे हो? तो नेट कितना हो इंटरनल जाएगा, आधे क्लॉक आधे एंटी क्लॉकवाइज तुम्हारे, तो नेट कितना हो जाएगा? नेट 0 हो जाएगा, वो एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो इंटरनल कंपनसेशन में क्या? अभी तो समझाया, समझ नहीं आया? मैं ये कह रहा हूँ कि ये आधा हिस्सा क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है और ये आधा हिस्सा एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन कितना होगा? तो ये मॉलिक्यूल के अंदर ही सब कुछ एडजस्ट होकर 0 हो गया। तो दिस इज नोन एज इंटरनल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। ध्यान से सुना करो जब मैं कह रहा हूँ, दिस इज नोन एज इंटरनल कंपनसेशन बिकॉज विद इन द मॉलिक्यूल ही इनका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो गया आधा आधा, तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो गया। So this was internal compensation of light in meso or of optical rotation in meso. Next point we can write. They are diastereomers with DL pair. So it has different physical properties. Then DL पेयर, ये वाला पॉइंट समझो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक DL पेयर है और एक मेसो है, तो इस DL पेयर का मेसो के साथ में हम सेम कंपाउंड के लिए बात कर रहे हैं,
तो डीएल पेयर और मेसो के बीच में रिलेशनशिप देखोगे तो डाइस्टीरियोमर का रिलेशनशिप होगा इनका आपस में। तो ऑब्वियसली डाइस्टीरियोमर का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, तो इनकी भी फिजिकल प्रॉपर्टी डीएल पेयर के रेस्पेक्ट में अलग अलग हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, इनको अगर आपके पास एक रेसमिक मिक्सचर है तो इनको आप अलग अलग, सॉरी, अगर हमारे पास एक मेसो कंपाउंड है तो इसको, इसमें जो दो फॉर्म होंगे उसको सेपरेट नहीं कर सकते। दो फॉर्म से मेरा मतलब है एक मेसो और उसका मिरर इमेज। तो ये जो दो फॉर्म होंगे मेसो और उसका मिरर इमेज, ये दोनों सुपर इम्पोजेबल हो जाते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं। इस वजह से इन दो फॉर्म को सेपरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हो जाते हैं। So we can write they are non-resolvable. They are non-resolvable. Let's see some examples. So we have to mark the meso compound. Mark the सर वो meso डीएल पेयर क्या है? compounds. DL पेयर का मतलब enantiomer पेयर। हाँ, सर उसको उसको कैसे फाइंड करना? आगे बात करेंगे उसके बारे में, चिंता मत करो। यस सर। सर वो दे आर नॉन रिसॉल्वेबल मतलब क्या होता है? That means if we have एग्जांपल से समझाऊंगा, चिंता मत करो इसको भी। बेसिकली ऐसे समझो, नॉन रिजॉल्वेबल का मतलब ये है कि सेपरेट नहीं कर सकते आप मेसो कंपाउंड को दूसरे मेसो कंपाउंड से, बिकॉज उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी है, दे आर सुपर इम्पोजेबल। रिजॉल्व करना मतलब सेपरेट करना होता है, सेपरेट नहीं कर सकते तो नॉन रिजॉल्वेबल कह रहे हैं। Okay, so we have to mark the meso compound here. Okay, mark the meso compound here. So first one, this carbon is chiral. This carbon is also chiral. Yes, sir, it is. We have more than one chiral carbon and there is the presence of POS. POS हो गया, इसका मतलब ये मेसो हो जाएगा। सेकेंड वाले में देखिए, इस कार्बन एटम को, क्या ये कायरल है? क्या ये कायरल है? हाँ। क्या बीच से पीओएस No. है? Yes, हाँ सर। तो कायरल कार्बन भी है और पीओएस भी है, तो मैं थर्ड वन। नाउ थर्ड वन में क्या कायरल कार्बन है? तो HMe और उससे जुड़ा हुआ एक ऐसा कार्बन जिससे क्लोरीन और H, इससे जुड़ा ऐसा कार्बन क्लोरीन और H। सो आंसर होगा दैट दिस इज नॉट अ मेसो कंपाउंड।
because there is no chiral carbon. Next one, is this carbon chiral? Presence of POS, बीच से यहाँ से अगर हम कट करते हैं तो POS है यहाँ पे, और इस वजह से ये कंपाउंड ऐसो हो जाएगा. Then fifth one, there is chiral carbon here and here, and there is the presence of POS also. So this helps. ओके, सो कायरल कार्बन होना जरूरी है, फिर उसके बाद पीओएस या सीओएस में से कुछ प्रेजेंट होना चाहिए, तभी मेसो होगा. अगर कायरल कार्बन है ही नहीं तो फिर मेसो होने का सवाल ही नहीं उठता. तो दुनिया में बहुत कंपाउंड होते हैं जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, सब मेसो थोड़ी होते हैं. अगर कायरल कार्बन है उसके बाद भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तभी वो मेसो कंपाउंड बनता है. इसके आगे हम बात करें अगर कॉन्फिगरेशनल नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल मेसो. configuration nomenclature of optical isomer. एक और एग्जांपल यहाँ लिख लेते हैं. एक एग्जांपल ये अगर तुम लिखते हैं, okay, is this a meso compound? Is this a meso compound? No. No, sir. तो ऑब्वियसली यहाँ पे कायरल कार्बन तो है, बट कहीं से पीओएस और सीओएस नहीं दिखाई दे रहा. ये ना, हाँ. तो ये मेसो नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव. दिस इज अ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. इसका अल्फा 0 नहीं आने वाला. कॉन्फ़िगरेशन नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पे वापस आता हूं मैं. तो ये दो तरीके का होता है. पहला होता है रिलेटिव, और सेकंड होगा एब्सोल्यूट. रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके के होते हैं. सो पहले मैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूं. रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन किसी के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है ऑब्वियसली. सो इसके अंदर में जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे कहते हैं डी एल सिस्टम. डी एल सिस्टम of relative configuration. This DL system is decided on correct Fisher projection formula. It is decided on correct Fisher projection formula. Only decided on correct Fisher projection formula only. So this method is used to relate the configuration of sugars and amino acids
This method is used to relate the configuration of sugars and amino acids to the enantiomer enantiomers of glyceraldehyde and the configuration of plus glyceraldehyde has been assigned D, and the compounds with same relative configuration are also assigned D, and those with minus glyceraldehyde are assigned as L, and those with minus glyceraldehyde are assigned L. बेसिकली कह ये रहे हैं, देखिए सीधे सीधे समझो, ग्लिसरैल्डिहाइड में देखा गया कि ग्लिसरैल्डिहाइड इज CHO, OH, H एंड CH2OH, ये होता है ग्लिसरैल्डिहाइड। तो इसमें देखने को ये मिला जो प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड था उसको जबरदस्ती हमने अपनी मर्जी से नाम दे दिया D। तो ये देखने को मिला कि OH जिसमें अगर फिशर प्रोजेक्शन बनाए और OH जिसमें राइट साइड में था वो था D। अब D वाला जो है वो प्लस आ रहा है, इसके लिए हर के लिए प्लस आएगा जरूरी नहीं, D फॉर्म सबके लिए प्लस आएगा जरूरी नहीं, कोई लेना देना नहीं, मैंने पहले बताया था। लेकिन ग्लिसरैल्डिहाइड के लिए ऐसे डिसाइड किया गया कि D जो था वो प्लस भी आ रहा था एंड इट वाज ग्लिसरैल्डिहाइड, और इसका जो मिरर इमेज था यानी कि इसका इनैंशियोमर इसको नाम दे दिया गया L, क्योंकि ये माइनस आएगा क्योंकि पहला वाला D आया है, इनैंशियोमर का साइन अपोजिट होगा, तो L माइनस ग्लिसरैल्डिहाइड। तो अब करना आपको इतना सा है, अगर किसी भी कंपाउंड का आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो आप देखोगे बस कि अच्छा ग्रुप यहाँ पे राइट साइड में लगा है क्या, तो अगर राइट साइड में लगा है तो डी ग्लिसरैल्डिहाइड जैसा हो जाएगा तो उसको डी दे देंगे आप, अगर लेफ्ट साइड में है तो एल ग्लिसरैल्डिहाइड। बेसिकली समझना आपको ऐसे है कि OH ग्रुप ऑन राइट साइड अगर हो जाए तो वो डी फॉर्म होगा, अगर इसमें OH ग्रुप ऑन लेफ्ट साइड हो जाएगा अगर, तो वो L फॉर्म हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है OH हो सकता है NH2 ग्रुप भी लगा हुआ हो, तो उन केस में भी आपको इसी तरीके से डिसाइड करना। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देखें, पॉइंट समझो, OH ग्रुप अगर राइट साइड में है तो वो D होगा, लेफ्ट साइड में है तो L, ऐसे याद रखो, L फॉर लेफ्ट, इस तरीके से याद रखो, L फॉर लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड में है तो L हो जाएगा, अदरवाइज उसको D फॉर्म नाम दे देंगे। जैसे कि अगर एक एग्जांपल के लिए हम देखें, इफ वी हैव COH, इधर CH3 है, इधर H है और इधर NH2 है। इसमें अगर आपसे पूछें हम कि बताइए इसका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये है एलानिन, देन दूसरा
This is serine. This is glutamic acid. ओके, सो एलानिन जो है इसके अंदर में COH के रिस्पेक्ट में देखो, अच्छा करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन समझते हैं हम। करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन वो प्रोजेक्शन होता है जहां पे काउंटिंग ऊपर से नीचे की तरफ आती है IUPAC रूल के अकॉर्डिंग। तो COH सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप था, तो 1 2 एंड 3 वर्टिकल लाइन पे आया। अब देखो NH2 को, तो NH2 है ऑन द लेफ्ट साइड, NH2 इज ऑन द लेफ्ट साइड, राइट। तो NH2 अगर लेफ्ट साइड में है तो कोई भी ग्रुप जैसे OH NH2 ये इस जैसे जो ग्रुप है अगर वो लेफ्ट साइड में होंगे तो उसको कहेंगे L। तो इसका नाम है L एनालिन। इसका बताओ। अब देखो NH2 किस साइड में लगा है, राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड का L था तो राइट साइड का हो जाएगा D। नेक्स्ट वन, इसमें क्या आना चाहिए, NH2 is on the left L. side, so this will become L-glutamic acid। तो ये L हो गया बिकॉज लेफ्ट साइड में लगा है, राइट साइड में लगा होगा तो D फॉर्म कह दिया जाएगा। सो ये तो एग्जांपल हो गए। अब मैं बताना चाह रहा था अगर एक कायरल कार्बन वाला केस है तो कैसे लिखेंगे। सो DL नेमिंग फॉर मोर देन वन chiral center। अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो उस केस में द शुगर्स, जनरली ये शुगर्स के लिए होता है एक से ज्यादा कायरल कार्बन वाला। सो द शुगर्स और अमीनो एसिड व्हाटएवर द कंपाउंड इज विथ हाईएस्ट नंबर्ड chiral carbon or chiral center has the same configuration as D-glyceraldehyde then it is D। The one whose highest numbered chiral center has same configuration as L-glyceraldehyde is designated as L sugar। अच्छा देखो ध्यान दो, IUPAC के हिसाब से नंबरिंग करनी है। एक एग्जांपल से समझा देता हूं। देखो IUPAC के हिसाब से नंबरिंग करनी है ऊपर से नीचे। तो जैसे कि मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊं तो CHO, इस पे लगा होता है OH H OH OH। अच्छा, फिर होता है CH2OH। तो OH लगा है एक तरफ तो दूसरी तरफ लगेगा H, OH लगा है एक तरफ तो दूसरी तरफ H, H लगा है एक तरफ तो दूसरी तरफ OH, और OH लगा है तो दूसरी तरफ H हो जाएगा। ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब देखो इसके अंदर में काउंटिंग कहां से शुरू होगी IUPAC के अकॉर्डिंग, 1 2 3
4 5 एंड 6। ओके, इसमें हाईएस्ट नंबर्ड कायरल कार्बन कौन सा है? तो कायरल कार्बन था 1 2 3 और 4। तो इसमें हाईएस्ट नंबर्ड कायरल कार्बन है 5th कार्बन। तो फोकस आ जाना चाहिए इस हाईएस्ट नंबर्ड कायरल कार्बन पे। इसको देखो, अगर यहाँ पे जो ग्रुप है जैसे कि OH या NH2, अगर वो राइट साइड में लगा है तो D हो जाएगा, अगर लेफ्ट साइड में लगा है तो L हो जाएगा। बस बेसिकली कह रहे हैं D ग्लिसरॉल्डिहाइड L ग्लिसरॉल्डिहाइड से कंपेयर करो। तो कंपेयर क्यों करें, हमको याद है ना L ग्लिसरॉल्डिहाइड में लेफ्ट साइड होता है, तो अगर लेफ्ट साइड होगा तो ये L फॉर्म हो जाएगा, अगर राइट साइड में है तो D होगा। तो बताओ इसका नाम क्या होगा? D की L, OH किस तरफ लगा है? So this is right side. D। और कंपाउंड था ग्लूकोज का, तो इसको कह दूंगा मैं डी ग्लूकोज। अब ये देखने को मिलता है कि जो डी ग्लूकोज है वो प्लस साइन के साथ आता है, डी प्लस ग्लूकोज। एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो। अच्छा, इसमें क्या होगा बताओ जरा, व्हाट विल बी द फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन? डी है कि एल होगा? L- सो ये जो लिखा है मैंने, देखो इसमें हाईएस्ट नंबर्ड कायरल कार्बन को अगर आप देखेंगे तो उस पे लगा है OH इज ऑन द लेफ्ट साइड, सो दिस इज L। और ये पूरा का पूरा अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो ये देखो पूरा का पूरा मिरर इमेज बना रखा है मैंने। तो D का पूरा मिरर इमेज होता है L। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाईएस्ट नंबर को उल्टा कर दोगे आप तो L बन जाएगा। D फॉर्म और L फॉर्म हमेशा मिरर इमेज होते हैं, तो वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का मिरर इमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आखिरी वाले को उल्टा कर दिया घुमा के और बोल दे देखो L फॉर्म बन गया, नहीं ऐसा नहीं होता। पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का मिरर इमेज होना होगा, चाहे एक से ज्यादा कायरल कार्बन मौजूद हो। तो क्योंकि D वाले का प्लस आया था, इसका आ जाएगा L माइनस ग्लूकोज। CHO H OH H, इधर एक OH और इधर आ जाएगा CH2OH। इसमें क्या फॉर्म आएगा, D फॉर्म या L फॉर्म है, क्या है ये? ओके, तो इस केस में हम देख पाएंगे ये होगा हाईएस्ट नंबर्ड कायरल कार्बन। तो इसमें दिखाई दे रहा है OH इज ऑन द राइट साइड, सो दिस विल बी द D फॉर्म। इसका नाम होता है 3Os और एक्सपेरिमेंटली देखने को मिलता है कि ये माइनस साइन के साथ आएगा, तो D माइनस 3Os कहते हैं इसे। नेक्स्ट वन ये है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। देखिए हाईएस्ट नंबर्ड कायरल कार्बन इज ऑन द राइट साइड, नॉट द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में होता तो L होता, राइट साइड में है तो ये हो जाएगा D, फ्रक्टोज। नेक्स्ट वन, इसमें देखो OH इज ऑन द राइट साइड, सो दिस इज द D फॉर्म। हाईएस्ट नंबर कायरल कार्बन देखा D फॉर्म है, और ये है हमारा मैनोज नाम है इसका, तो ये हो जाएगा D मैनोज। सिंपल है, हाईएस्ट नंबर्ड कायरल कार्बन को देखो और उसका कॉन्फ़िगरेशन
देख लिया जाए और उससे हम डिसाइड कर सकते हैं। लेफ्ट साइड तो एल, अदरवाइज इट विल बी, राइट साइड में है तो डी फॉर्म। डी फॉर्म तो पहले वाले केस में तो माइनस लगाया है। एंड एल फॉर्म। डी फॉर्म है। सर डी फॉर्म में तो पॉजिटिव आता है ना? कौन बोला तुमको? D and L are mirror image in axiom. कैपिटल डी और स्मॉल टी सेम होता है? बोलो, कैपिटल डी और स्मॉल टी सेम होता है क्या? नो सर। तो फिर कहां से हो जाएगा? साफ साफ लिखा हुआ है स्मॉल डी वाज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल एल वाज लेवो रोटेटरी। यहाँ कैपिटल डी कैपिटल एल है, पहले ही बोल चुका हूं। एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है स्मॉल डी स्मॉल एल। कैपिटल डी कैपिटल एल से स्मॉल डी स्मॉल एल का रिलेशनशिप नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली उसको निकाल के देखा, देखोगे तो पता चलेगा। कैपिटल डी कैपिटल एल का इन जनरल कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है, वो एक्सपेरिमेंटली निकाल के रटा हुआ होता है कई बार। जैसे यहाँ पता है मुझे कि डी फॉर्म 3 ओस का माइनस साइन के साथ आता है। डी माइनस 3 ओस हो जाएगा। देन सेकेंड वन हो जाएगा हमारा आर एस कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, या मेरे को पहले हेडिंग लिख देना चाहिए, है ना? तो ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में एक ही है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इसमें भी एक ही देखना है हमें, आर एस कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश। RS कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश। तो R का मतलब होता है रेक्टस, मतलब क्लॉकवाइज। S का मतलब होगा सिनिस्टर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज होता है इसका मतलब। आगे बात करें, स्टेप 1 क्या करना है भाई डिसाइड करने के लिए? तो स्टेप 1 है डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप by sequence rule। Decide the priority of the group by sequence rule। sequence rule याद है? This was the CIP rule, Yes, sir. जिसको हमने EZ nomenclature के समय प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए जो पढ़ा था, वही रूल यहाँ पे हम लोग को प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए फिर से यूज करना है। एक बार आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर दी, उसके बाद क्या करते हैं हम कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, लिखते चलना, ब्रिंग द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, bring the lowest priority group to dash by even simultaneous exchanges
bring the lowest priority group to the dash by even simultaneous exchanges. Even simultaneous exchanges के बारे में बात अभी कर लेते हैं. थर्ड है draw an arrow from first priority to second priority to third priority group. So draw an arrow from first priority to second priority to third priority group. Fourth, इसके आगे, if the direction of arrow is clockwise, configuration is R, and if anti-clockwise, it is S. It is S. If the direction of arrow is clockwise तो R लेना है, अगर एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो S लेना है. समझो इसको क्या कह रहा है. अगर हमारे पास एक वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला है जिसमें है A, B, C, इधर लिखता हूं, और D, जिसके अंदर में आपने CIP रूल से जो प्रायोरिटी निकाली थी वो ये आ गई थी. मान लीजिए कि A जो है वो सबसे सीनियर है, फिर B है, फिर C है और फिर D. तो एक बार प्रायोरिटी डिसाइड कर ली आपने, इसके बाद क्या करें कि लीस्ट प्रायोरिटी जो है उसको डैश पे लाना है. तो लीस्ट प्रायोरिटी कौन सा था? डी. तो डी को डैश पे कैसे लाएंगे? इवन साइमल्टेनियस एक्सचेंज करके. मतलब क्या होता है इसको? इवन एक्सचेंजेस होने चाहिए एक साथ, साइमल्टेनियसली इवन एक्सचेंज होना चाहिए. तो मतलब 2 एक्सचेंज कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, 2 के मल्टीपल में. तो देखो कैसे करना है, ध्यान से समझो इसको. अगर मैं C और D को एक्सचेंज कर दूं तो ये हुआ एक एक्सचेंज. ठीक है. दूसरा एक्सचेंज करने के लिए क्या करेंगे हम? A और B को एक्सचेंज कर देंगे. यानी कि एक ही कायरल कार्बन पे मैंने 2 एक्सचेंज कर दिए तो ये हो गया इवन एक्सचेंज. और इस इवन एक्सचेंज के बाद हमारे पास आ जाएगा B इधर आ जाएगा ऊपर, A आ जाएगा यहाँ नीचे, डैश पे आ जाएगा D, और ये आ गया C. अब फर्स्ट से सेकंड से थर्ड प्रायोरिटी के लिए एरो बनाना है. तो 1 से 2 से 3 की तरफ एरो बनाओ ऐसे, 1 से 2 से 3 की तरफ. तो ये एरो अगर क्लॉकवाइज आ गया तो R, अगर एंटी क्लॉकवाइज आ गया तो S. तो ये एरो कैसा आ रहा है देखो, क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज है इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन आप ले लेंगे R. अगर एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा तो S. फिर से समझो, प्रायोरिटी डिसाइड करो. प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद डैश को डैश पे लाना है. लीस्ट प्रायोरिटी को कैसे लाएंगे? लीस्ट प्रायोरिटी को डैश पे, तो वो लाना है इवन एक्सचेंजेस कर, मतलब 2 एक्सचेंज या 4 एक्सचेंज, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 में हमें एक्सचेंज करके, जनरली हम लोग 2 ही करते हैं, साथ साथ 2 एक्सचेंज करके डैश पे ले आओगे लीस्ट प्रायोरिटी को, और उसके बाद फिर 1 से 2 से 3 की तरफ एरो बना के देखेंगे. क्लॉकवाइज आया तो R, एंटी क्लॉकवाइज आया तो S. ओके, एक एग्जांपल देखें.
ओके, आपको डिसाइड करना है वेदर दिस इज आर और एस, क्या कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपाउंड का, आर कॉन्फ़िगरेशन है या एस कॉन्फ़िगरेशन। तो प्रायोरिटी डिसाइड करो। हो गया? देखो सर आर। तो प्रायोरिटी अगर हम देखें तो आयोडीन सबसे बड़ा होगा 1, ब्रोमीन नंबर 2, क्लोरीन नंबर 3 और फ्लोरीन है नंबर 4 का। तो लीस्ट प्रायोरिटी को डैश पे लाना था, तो एक्सचेंजेस करना है मुझे, तो 3 और 4 को एक्सचेंज कर दूंगा मैं। ओके, तो एफ जो है वो डैश पे आ जाएगा। अब एक एक्सचेंज से काम चलेगा नहीं, इवन एक्सचेंज करना है, तो हम क्या करें, अब आयोडीन और ब्रोमीन को भी आपस में इंटरचेंज करें। इस एक्सचेंज के बाद हमारे पास आएगा, इस एक्सचेंज के बाद आएगा ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, आयोडीन इधर आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा इस पोजीशन पे, स्पेसिफिक नहीं आ रहा है ना कुछ। और क्लोरीन आ जाएगा इधर। ये आ गया। अब ऐसा आने के बाद प्रायोरिटी फिर से देखो, तो 1 2 एंड 3, 1 से 2 से 3 की तरफ, 4 को छोड़ दिया जाए, तो 1 से 2 से 3 की तरफ एरो कैसा आ रहा है, ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस कॉन्फिगरेशन। एस। अच्छा, अगर मैं मान लो एक और एग्जांपल देता हूँ, बताओ जरा। Find the configuration. Find the configuration for this second compound. इसको क्या देता हूँ 1 पहले वाले को, सेकंड वन। फाइंड द कॉन्फ़िगरेशन क्या आया देखो जल्दी से। सर आर। सर आर। आर। ये तो सेकंड वन का अगर चाहिए तो अब तो इसमें अब फ्लोरीन और क्लोरीन को एक्सचेंज करेंगे, क्यों क्या इनको एक्सचेंज, क्योंकि इसका प्रायोरिटी नंबर 1 2 3 एंड 4। तो उसके बाद आप कर सकते हैं ब्रोमीन और आयोडीन को एक्सचेंज, इवन एक्सचेंज करना था क्योंकि मुझे, और इस एक्सचेंज के बाद आ जाएगा फ्लोरीन डैश पे, फ्लोरीन आएगा इस पोजीशन पे,
आयोडीन आएगा इस पोजीशन पे और ब्रोमीन आ जाएगा। सो अब फर्स्ट से सेकेंड से थर्ड तो 1 और ये है 2 और ये है 3। 1 से 2 से 3 एरो आ गया क्लॉकवाइज, यानी कि ये हो गया आर। तो क्लियरली अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो पहले जो मैंने दो फॉर्म लिखे हैं 1 एंड 2, क्या ये दोनों मिरर इमेज है? यस सर। ब्रोमीन के सामने ब्रोमीन, फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन है, वेज पे आयोडीन आयोडीन दोनों आगे आ रहे हैं और पीछे जाने वाले क्लोरीन दोनों के दोनों आमने सामने पे। तो कॉन्फ़िगरेशन वाइज ये कैसे दिख रहा है देखो कि अगर पहला वाला एस आया तो दूसरे वाले को आर आना पड़ेगा, यानी कि आर और एस आपस में मिरर इमेज हो जाएंगे। आर का मिरर इमेज हो जाएगा एस, या अगर एस है तो उसका मिरर इमेज आर हो जाएगा। तो अगर एक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है जिसका आपने निकाला आर और इसको किसी और के साथ रिलेट करना है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल दो। अगर आर का और दूसरे वाले का भी आर आ गया तो आइडेंटिकल, अगर एक आर है और दूसरे वाले का एस आ गया तो आर का एस आ गया मतलब इनएंशियोमर हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा। यहाँ से ये पॉइंट हमें क्लियरली समझ में आ गया। चलो तो ये हो गया भाई वेज डैश प्रोजेक्शन में कैसे यूज करना है। अच्छा, फिशर प्रोजेक्शन में किस तरीके से निकालना है कॉन्फ़िगरेशन, उसके बारे में बात करें। सो आर एस कॉन्फ़िगरेशन थर्ड हो जाना चाहिए। आर एस कॉन्फ़िगरेशन in Fisher projection formula. RS configuration in Fisher projection formula. तो इसके लिए भी रूल्स हैं। रूल नंबर 1, the priorities of the group attached with asymmetric or chiral carbon is assigned by sequence rule, that is the CIP rule. यहाँ पे भी वही करना है, प्रायोरिटी पहले डिसाइड करना है। एक बार प्रायोरिटी आपने डिसाइड कर दिया, इसके बाद क्या करते हैं कि द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप is brought to the bottom of Fisher projection by even simultaneous exchanges. Even simultaneous exchanges से आप least priority group को bottom ले रहे हो। 3. Then the arrow is drawn from first priority to second priority to third priority. So if the arrow is clockwise, the configuration assigned to projection is R.
and if arrow is anti-clockwise, the configuration assigned to the projection is S. ओके, सो बिल्कुल वेज डैश जैसा ही है काफी हद तक। सो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को आपको लाना है बॉटम पे यहाँ पे, और क्लॉकवाइज से आर, एंटी क्लॉकवाइज से एस। जैसे एक एग्जांपल कराता हूँ और फिर मैं एक दूसरा तरीका बताऊंगा आपको फिशर प्रोजेक्शन में निकालने का। सो लेट्स से हमारे पास है बी आर, सी एल, CH3OH और CH3। इसमें हमें डिसाइड करना था प्रायोरिटी ऑर्डर और उसके हिसाब से फिर कॉन्फ़िगरेशन। तो Br है 1, ये क्लोरीन हो जाएगा सेकंड, CH3OH हो जाएगा थर्ड और ये CH3 हो जाएगा। ओके, सो लीस्ट प्रायोरिटी पहले से बॉटम पे है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एरो बनाना है 1 से 2 से 3 की तरफ। फोर्थ पे नहीं बनाना है, याद रखो 1 से 2 से 3, सिर्फ 1 से 2 से 3 की तरफ एरो बनाना। तो 1 से 2 से 3 की तरफ एरो कैसा आ रहा है देखो, 1 से 2, 2 से 3 कैसा आया एरो, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एस। अब देखो मैं एक और तरीका बताता हूँ। हम लोग ये क्या करते हैं कि ये बार बार एक्सचेंज करने का हम लोग को मन नहीं है फिशर प्रोजेक्शन, क्योंकि इसके लिए निकालना आना चाहिए अच्छे से, ये काम का है। तो फिशर प्रोजेक्शन में क्या करना है हमको, अगर हम नहीं चाहते बार बार कि मैं लीस्ट प्रायोरिटी को डैश पे लाऊं, तो आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, वो ये है स्टेप 4 में बता। अगर ये कुछ नहीं करना है डैश पे लाने, बॉटम पे लाने वाला काम, तो आप बस इतना याद रखिए, इफ द लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ध्यान से इसको लिखें तो ध्यान से समझें, इफ द लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप is at a vertical line, then clockwise arrow will give R and anti-clockwise arrow will give S, ठीक है। But if the least priority group is at horizontal line, the clockwise arrow will give S and anti-clockwise arrow will give R. So basically यहाँ पे अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हो तो आप बस इतना देख लो कि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है या वर्टिकल लाइन पे है। वर्टिकल का मतलब टॉप पे भी हो सकता है, बॉटम पे भी हो सकता है। वर्टिकल लाइन पे है तो क्लॉकवाइज एरो आर, एंटी क्लॉकवाइज एस, जैसा अपना नॉर्मल चलता था। अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे आ गया तो क्लॉकवाइज का आर का एस हो जाएगा, मतलब आर आना चाहिए था लेकिन एस हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज का जो एस आना चाहिए था वो आर हो जाएगा। ये एक स्टेप याद रख लोगे अगर आप, तो आपको फिर ये इवन एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती फिशर प्रोजेक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल देके बताऊंगा मैं, अगर हम NH2 इसमें हम देखना चाहते हैं, तो प्रायोरिटी डिसाइड करें ग्रुप का। फर्स्ट एटम नाइट्रोजन है, इसमें फर्स्ट एटम कार्बन है, नाइट्रोजन सीनियर हो जाएगा, फिर COH हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा थर्ड। अभी 1 से 2 से 3 एरो देखो कैसा आ रहा है, कैसा है ये एरो, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी देखो और बताओ, क्लॉकवाइज एरो है या एंटी क्लॉकवाइज एरो है? ये clockwise, right? And the least priority group, this is the least priority group
इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्लॉकवाइज एरो वैसे तो आर आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये एक लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन वाला केस है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एस। पॉइंट समझ में आता है? बोलो, समझ में आता है कि नहीं आता है? यस सर। तो चलो एक एग्जांपल ट्राई करके देखो, आता है या नहीं आता है तो पता चल जाए क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है उससे। अगर आपको ये देते हैं और आपसे पूछा जाए कि बताइए कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आर है या एस है, इज द कॉन्फ़िगरेशन आर और कॉन्फ़िगरेशन एस? एस। सर एस। ओके, सो देखें, OH हो जाएगा फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे, OH हो जाएगा फर्स्ट प्रायोरिटी, देन CHO हो जाएगा सेकंड प्रायोरिटी, CH2OH हो जाएगा थर्ड प्रायोरिटी। सो 1 से 2 से 3 की तरफ एरो बनाए, अगर 1 से 2 से 3 की तरफ एरो आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लीस्ट प्रायोरिटी है H ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए था S, बट H क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो इसको हो जाना होगा R। नेक्स्ट वन, बताओ व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन? देख लेते हैं। सो आयोडीन होगा सर फर्स्ट, आर। ब्रोमीन होगा सेकंड, क्लोरीन होगा थर्ड। इसलिए मैं कहता हूँ लिखो, एरो बनाओ, अदरवाइज कई लोग एरो ही गलत बना रहे होंगे। सो 1 से 2 से 3 की तरफ एरो आया कैसा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है मतलब एस आना चाहिए था, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन है, लीस्ट प्रायोरिटी, तो एस आना चाहिए था, लेकिन इसका हो जाएगा आर कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन क्या आएगा यहाँ पे, आर। देखो प्रायोरिटी क्लोरीन का आ जाएगा फर्स्ट, फिर आएगा COCl का, फिर आएगा COH का, और ये 3, और ये हो जाएगा COCH3 4। तो 1 से 2 से 3 की तरफ एरो कैसा आया, क्लॉकवाइज, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो क्लॉकवाइज आना तो आर चाहिए था, लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है तो ये हो जाएगा एस। एक और एग्जांपल देखिए, NH2 CH4 CH2 CH3 और एक बताइए व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन? सर आर। आर, ओके चेक कर लेते हैं। तो NH2 हो जाएगा फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद किसका नंबर आएगा, CHO का, और फिर CH2 CH3 थर्ड प्रायोरिटी। तो 1 से 2 से 3 की तरफ एरो आ गया क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है तो R आना चाहिए था, और H जो है वो वर्टिकल लाइन पे, तो R आना चाहिए था तो R ही आएगा, हॉरिजॉन्टल पे उल्टा हो जाता था। तो
ये अगर कुछ नहीं करना है तो ये वाला मेथड है। अगर आप इवन स्विचिंग करना चाहते हो तो कर लो और लीस्ट प्रायोरिटी को डैश बॉटम पे ले आओ और फिर क्लॉकवाइज आर एंटी क्लॉकवाइज एस हमेशा हो जाएगा। दोनों तरीके किए जा सकते हैं। मैं सेकंड वाला मेथड यूज करता हूँ क्योंकि इसमें बार बार एक्सचेंजेस वगैरह करने से बच जाते हैं। चलो एक एग्जांपल होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं। बताइए क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसमें। याद रहे 2 कायरल कार्बन है तो दोनों का अलग अलग निकालना होगा आपको। वन टू एंड तो ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन। इनमें आप दोनों कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकाल के लाए। आर आएगा या एस आएगा ये आपको बताना। सर आप डीबीबी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा सकते? हेलो, ये सवाल आप सर हमसे क्यों पूछते हो?